अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बंदर की बात मुज़म्मिल सौरवैदी के साथ आपकी मेज़बानी का लिहाज़ आप सबको खुशामदीद कहती है एंड अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर, साल का आखिरी दिन है, अल्लाह खैर खैरियत से ये भी गुज़ारे और आने वाला साल हम सबके लिए बेहतरीन साबित हो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो डीजीआईएसआई की यहाँ मुलाकात हुई, इस मुलाकात का अहवाल क्या रहा? देखें, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की ना ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर के दरमियान एक वाहकान कॉरिडोर है, अफ़गानिस्तान का सिर्फ 16 किलोमीटर का। मतलब बीच में 16 किलोमीटर अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। तो जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे टेंशन्स हुई, तो ये बहुत खबरें थी कि पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर पे कब्जा कर लिया है। फिर इसकी तरदीद भी आई कि नहीं, पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर पे कब्जा नहीं किया है। लेकिन वाहकान कॉरिडोर की आप एक स्ट्रेटेजिक अहमियत समझें कि एक वाहकान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सिर्फ 16 किलोमीटर की पट्टी है एक बॉर्डर के लिए, और फिर उधर से पाकिस्तान और चाइना को भी लिंक करता है वाहकान कॉरिडोर। ये एक और गेटवे है पाकिस्तान और चाइना के लिए। अच्छा, अभी तक जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो रही थी, वो पहले पाकिस्तान गिलगित-बल्तिस्तान से माल चाइना जाता था, चाइना से ताजिकिस्तान जाता था। लेकिन अगर वाहकान कॉरिडोर ऑन हो जाए, तो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तो डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाएगी। 16 किलोमीटर का बॉर्डर है, अगर वो सेफ हो जाए और उसमें हो जाए, तो और ताजिकिस्तान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसे अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उनको भी ट्रांज़िट ट्रेड की सहूलत पाकिस्तान से दी जा सकती है। उनको भी समुंदर से अपना सामान लाना होता है और करीब-तरीन समुंदर उन्हें पाकिस्तान का लगे, अगर हम वाहकान कॉरिडोर सेफ हो जाए और माल आ जा सके और ट्रेड रूट ये वाहकान कॉरिडोर वाला ओपन हो जाए। अब जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, दोनों का इंटरेस्ट है कि वाहकान कॉरिडोर जो है, ये सेफ भी हो जाए और इस पे से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की ट्रेड भी शुरू हो जाए और इन इस पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का कोई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो कि यहाँ पे दोनों की पेट्रोलिंग हो जाए, दोनों का यहाँ हो। और जी। इस इलाके में ताजिक भी अफ़गानिस्तान के रहते हैं और ये एक मतलब वाहकान कॉरिडोर की बहुत अहमियत है स्ट्रेटेजिक। ये पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक सीधा रूट देता है, शॉर्टेस्ट रूट देता है, क्योंकि ताजिकिस्तान का आगे बॉर्डर है किर्गिस्तान वगैरह के साथ। तो इसको गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी कहा जाता है। तो जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन शुरू हुई, सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई, उसके बाद वो पोस्टों के कब्ज़े की कहानी शुरू हुई, तब से ये भी बहुत कहानी चल रही थी कि पाकिस्तान ने वाहकान कॉरिडोर को पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई और इसकी सिर्फ तरदीद हुई और सबने इंडिपेंडेंटली कहा कि पाकिस्तान ने अभी वाकान कॉरिडोर पे कब्जा नहीं किया है। लेकिन ये बात सब मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए वाकान कॉरिडोर पर कब्जा करना कोई ज्यादा बड़ी या मुश्किल बात नहीं है। अब दूसरी तरफ अगर हमने वाकान कॉरिडोर पे अपना कोई भी असर रखना है, तो दूसरी तरफ तो ताजिकिस्तान जाने के लिए रखना है ना। क्योंकि ताजिकिस्तान ने भी अगर पाकिस्तान तक आना है तो उसे वाहकान कॉरिडोर चाहिए, और पाकिस्तान ने अगर ताजिकिस्तान तक जाना है तो पाकिस्तान को वाहकान कॉरिडोर चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वाहकान कॉरिडोर के लिए ये मीटिंग हुई है, जिस पे डीजी आईएसआई जो है वो ताजिकिस्तान गए हैं और उनकी वहाँ ताजिक इंटेलिजेंस एजेंसीज, ताजिक आर्मी चीफ वगैरह से और ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात हुई है। ये सारी गुफ्तगू जो ताजिकिस्तान के साथ हो रही है, ये वाहकान कॉरिडोर के ऊपर हो रही है कि इससे वाहकान कॉरिडोर के ऊपर ट्रेड को कैसे चलाया जाए, इसको सेफ कैसे रखा जाए और इसकी कोई मुश्तरका मैकेनिज्म बना लिया जाए कि इस पर जो है टेररिज्म ना हो सके और अफगानिस्तान का कंट्रोल कम हो और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का कंट्रोल ज़्यादा हो। तो डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की और ताजिक प्रेसिडेंट की जो तस्वीर भी आई है मुलाकात की, वो भी इस बात की निशानदेही कर रही है कि वाहकान कॉरिडोर पे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कोई मैकेनिज्म तय हो गया है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, इसको कैसे लेकर चलना है और इसके इसके ज़रिए आगे ट्रेड कैसे चलानी है। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान आए थे, शहबाज शरीफ साहब के से मिले थे
उस वक़्त ताजिकिस्तान और पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ाने पर भी बात हुई थी। फिर ये इससे पहले एससीओ का भी मेंबर है ताजिकिस्तान, जो चाइना ने एक शंघाई कॉर्पोरेशन की तंजीम बनाई हुई है। फिर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक बिजली की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माहिदा भी है। ताजिकिस्तान के पास गर्मियों में बिजली ज़्यादा होती है और सर्दियों में कम होती है। पाकिस्तान को गर्मियों में सस्ती बिजली चाहिए और पाकिस्तान के पास सर्दियों में फालतू बिजली होती है। तो एक एनर्जी ट्रेड भी दोनों के दरमियान हो सकती है और ट्रेड भी हो सकती है और ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी है। लिहाज़ा आप ये समझें कि अगर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान वाहकान कॉरिडोर को सेफ करके वहाँ से ट्रेड शुरू कर लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान की ट्रेड सेंट्रल एशिया तक है और ताजिकिस्तान को गर्म पानियों तक और समुंदर तक रसाई मिल जाएगी। उसका माल समुंदर से आसानी से ताजिकिस्तान पहुँच जाएगा। जो ट्रांज़िट ट्रेड की सहूलत अफ़गानिस्तान को हासिल है पाकिस्तान के समुंदरों से, वही ताजिकिस्तान को भी मिल सकती है, क्योंकि सिर्फ़ एक 16 किलोमीटर की का ही तो फ़र्क है दोनों तरफ से। तो मेरे ख़्याल में ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और इसके और जो हालिया टेंशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसमें ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ है, तो ये अफ़गानिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात की बात है कि उसके हमसाए दीगर हमसाए भी उसके साथ नहीं हैं और ताजिकिस्तान, अगर चाइना भी इसमें पाकिस्तान के साथ हो, तो ये वाहकान कॉरिडोर का एक एंड चाइना को लगता है, एक एंड ताजिकिस्तान को लगता है और एक पाकिस्तान। अगर वाहकान कॉरिडोर सेफ हो जाता है, तो पाकिस्तान और चाइना का भी एक और रूट खुल जाएगा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का भी एक और रूट रूट खुल जाएगा और एक ट्रांज़िट ट्रेड खुल जाएगी और अगर इसको सेफ कर लिया जाए। मेरे ख़्याल में वाहकान कॉरिडोर के मुस्तकबिल के हवाले से ये मीटिंग थी और इसमें अफ़गानिस्तान शामिल नहीं था। इसका मतलब है ये अफ़गानिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान ने तय कर लिया है वाहकान कॉरिडोर को सेव करके वहाँ से ट्रेड करने का और मुझे लगता है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर इस कॉरिडोर को सेव करेंगे और एक जॉइंट कोई पेट्रोलिंग का निज़ाम और सेफ्टी का निज़ाम बनाएँगे, जो जिससे इस खित्ते पे को वाहकान कॉरिडोर पे अफ़गानिस्तान का असर और रसूख कम से कम हो जाएगा और अ, चाइना भी इसमें शामिल हुआ तो फिर अफ़गानिस्तान बिल्कुल माइनस हो जाएगा। उससे जैसा कि ये काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है, तो हमने देखा है कि जो भारत है, वो हमेशा से कोई ना कोई टांग अड़ाता है। फिर अफ़गानिस्तान में भी पूरा सपोर्ट कर रहा है ताकि वो जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान टेंशन है, वो बरकरार रह सके। तो अब इस मुलाकात के बाद क्या भारत कोई ओछा हथकंडा अपनाएगा? देखिए, भारत के लिए तो ये बहुत बुरी खबर होगी। अगर पाकिस्तान, ताजिकिस्तान के दरमियान वाहकान कॉरिडोर पे और पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान के दरमियान वाहकान कॉरिडोर पे कोई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाती हैं और वाहकान कॉरिडोर को मुश्तरका तौर पे सेव करके इस कॉरिडोर को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका चाइना को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और ताजिकिस्तान को भी फ़ायदा है। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही नुकसानदेह होगा, क्योंकि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक बहुत आसान एक्सेस मिल जाएगा ताजिकिस्तान के ज़रिए, इसको गेटवे कहते हैं। इंडिया तो कभी नहीं जाएगा कि वाहकान कॉरिडोर पे पाकिस्तान का असर रसूख बढ़े। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पा ये ट्रेड रूट जो है वो एस्टेब्लिश हो। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट हासिल है और अब ताजिकिस्तान भी साथ है, तो अफ़गानिस्तान के लिए वाहकान कॉरिडोर पे अपना कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ये तीनों मुल्क मिलकर वाहकान ट्रेड कॉरिडोर को कंट्रोल करेंगे। चल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिस तरह की अभी आपने मशरक़ को लेकर बात की है, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं मोहम्मद शहबाज़ शरीफ़ साहब, उनकी जानिब से ये जो उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम 5 साला मौशी प्लान जो दिया गया, उसके अहम निकात सामने आए हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, ये उड़ान पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की माशी सिमत है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान पहले दिन से शहबाज शरीफ से खौफज़दा थे। 2018 में जब वो इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने आकर अपने पहले 10 दिन में ही शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। फिर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गिरफ्तार किया है और शहबाज शरीफ से इसलिए खौफ़ज़दा थे कि उनको पता था कि नवाज़ शरीफ की नाअहली के बाद शहबाज शरीफ एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के और इमरान खान को पहले दिन से डर था कि अगर उनको रिप्लेस करेगा तो शहबाज शरीफ करेगा। उनको अंदाज़ा था कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी उनसे बहुत बेहतर है और अगर शहबाज शरीफ को मौका मिला,
तो वो गेम इमरान खान के हाथ से पलट देगा। अगर आप सियासी तौर पर भी देखें, तो शहबाज शरीफ ने इमरान खान को शह मात दी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में भी, इक़्तिदार में भी, आप देखें पीडीएम 1 में भी उन्होंने इक़्तिदार को होल्ड किए रखा, फिर अब आर्मी चीफ लगाया, इलेक्शन कराए, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने इमरान खान को बहुत सियासी शिकस्त दी है। लेकिन माशी महाज पर भी इमरान खान को हमेशा से शहबाज शरीफ से खतरा था कि शहबाज शरीफ डिलीवर कर सकते हैं। इसीलिए वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होने देते कि अगर शहबाज शरीफ को काम करने का मौका मिल गया, तो फिर तो वो कारकर्दगी के सर पर इमरान खान को खा जाएगा। अब ये जो आज जी। उड़ान पाकिस्तान का मंस पेश किया है शहबाज शरीफ ने, जिसमें 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात है, आम आदमी की आमदन बढ़ाने की बात है, प्राइमरी के बच्चों को स्कूल भेजने की बात है, आम पाकिस्तानी की मतलब आमदन हर बढ़ाने की, ट्रेड बढ़ाने की बात है, ट्रेड सरप्लस करने की बात है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की बात है। ये तमाम वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह को 6% तक ले जाने की बात है। एक दौर में थी और अब तो हम ब इमरान खान के दौर में भी बहुत नीचे गई और अब भी हमारी ज ज तरक्की की शरह बहुत नीचे है। तो इसको 6% पे लेके जाने का मतलब है पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। तो ये जो माशी रोड मैप है, कम से कम एक हुकूमत के पास अपना विज़न तो मौजूद है क्योंकि वो कैसे पाकिस्तान को तरक्की देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि उड़ान पाकिस्तान जो है, उस पर सब पाकिस्तानियों को काम करना चाहिए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है और माशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। और हम सबको मिलकर तहरीक-ए-इंसाफ पर ये दबाव डालना चाहिए कि वो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार ना करें, बल्कि चारों सूबे उसमें केपी की हुकूमत भी मिलकर उड़ान पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। ये जो विज़न है, ये एक हर मुल्क के पास अपना एक इकोनॉमिक विज़न होना चाहिए कि उसने कब क्या करना है। उड़ान पाकिस्तान एक ऐसे अहदाफ सेट करता है जिससे पाकिस्तान की तरक्की कैसे हो सकती है, उसके क्या अहदाफ हैं और अब मिलकर इन अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करनी। सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, 6 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है खालिद खुर्शीद साहब को। तो सर इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, उन्हें गिलगित की एक अदालत ने सज़ा सुनाई है, कोई हुकूमत ने या फ़ौज ने तो सज़ा सुनाई नहीं। उन्हें किसी हुँ, मिलिट्री कोर्ट ने भी सज़ा नहीं सुनाई है, उन्हें गिलगित की एक अदालत ने, जो गिलगित का अदालती निज़ाम है, वो उसकी अपील गिलगित के ही सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। उनके लिए ये मुश्किल की बात है कि वो पाकिस्तान की अदालतों में अपील नहीं कर सकते। लेकिन वो मफ़रूर है, मेरे ख़्याल में वो गिरफ़्तारी नहीं देंगे और केपी में जिस तरह मुराद सईद मफ़रूर है, जिस तरह मियां असलम इकबाल मफरूर है, एक लंबी लिस्ट है मफरूरों की। और ये सब अदालती मफरूर जो हैं, ये जाकर केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पनाह ले लेते हैं और वो मफरूरों की एक माजगा बनी हुई है। मुझे नहीं लगता खालिद खुर्शीद जो हैं, इस सज़ा के बाद कानून के सामने सरेंडर करेंगे, बल्कि वो मफरूरी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। जैसे कासिम सूरी बाहर गुज़ार रहे हैं, जैसे और जो लोग हैं, वो मफरूरी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। आपको पता है तहरीक इंसाफ के मफरूरों की तो एक लंबी लिस्ट है। जो वैसे तो कहते हैं कि हमें मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहिए, लेकिन अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करते हैं। जो अदालतों के सामने पेश नहीं होते हैं, बल्कि मफरूरी की और ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल में खालिद खुर्शीद का भी सियासी कैरियर अब ख़त्म हुआ। अब वो मफरूरी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। हमाद अज़हर भी मफरूरी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो कौन-सा कानून के सामने पेश होते हैं। तो ये सब मफरूरों की लिस्ट में जी। खालिद खुर्शीद का इज़ाफ़ा हो गया और वो भी अब मफरूरों की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो फ़ौरी तौर पे जाके कोई गिलगित में सरेंडर करेंगे और वो वहाँ पे कोई अपील करेंगे। वो अब जो है मफरूरी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।